नमस्कार दोस्तों। मैथमेटिक्स हब राहुल सर के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसे स्टैटिक प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न लेते हैं, ज्ञानपीठ प्राइज यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ जो ये पुरस्कार है, इसका जो लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, एक बार पूछा हुआ है, इसमें पूछता है कि प्रथम विजेता कौन है, इसमें पूछा हुआ प्रथम महिला कौन थी। तो अगर महिला से देखते हैं तो ये चारों महिलाएं हैं। एनी बेसेंट भी है, सुचिता कृपलानी भी है, इंदिरा गांधी भी है और आशापूर्णा देवी भी है। तो थोड़ा सा इसको इलिमिनेट करते हैं कि ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया देता है। किसके क्षेत्र में बाबू? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ लिख शाह, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो अब इसमें से एलिमिनेट कीजिए कि लिटरेचर के क्षेत्र में कौन कौन है। इंदिरा गांधी तो एक पॉलिटिशियन थी, तो इसमें ये नहीं होगा, एलिमिनेट कीजिए इसको। सुचिता कृपलानी, ये भी आपकी क्या थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी आपको उत्तर पूरा भारत की। एनी बेसेंट, ये भी नेशनल फ्रीडम फाइटर थी। अब आशापूर्णा देवी, तो इसका आंसर एनी बेसेंट भी नहीं होगा, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड तो थी लेकिन बहुत ज्यादा किताब लिखी है, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आशापूर्णा देवी। ये प्रथम महिला थी। और एक और क्वेश्चन यहाँ से याद कर लीजिए, ये बंगाली राइटर थी। कहाँ के थी? ये बंगाल के थी, बंगाली राइटर थी। ठीक है, तो ये आशापूर्णा देवी को पहले सबसे पहले 73 या 75 में मिला है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे पहला प्राइज किसको मिला? तो ये पुरस्कार 1961 से स्टार्ट हुआ है और 63 में स्थापित हुआ। तो जे शंकर कुरूप एक राइटर थे, जे शंकर कुरूप, इनको ये पहली बार पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक और चीज इसमें याद रखिएगा कि संविधान में जितनी भी 22 भाषा है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ऐसे वर्तमान जब संविधान स्टार्ट हुआ था 14 गो मूल भाषा थी और इसमें 8 गो नया भाषा जुटा, तो 14 8 22, यानी संविधान में कई गो भाषा है? 22 को। तो 22 भाषा यानी कि भाषा 22 भाषा प्लस अंग्रेजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए कितनी भाषाओं को दिया जाता है, तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि 22 भाषाओं के लिए, 22 भाषा में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। सीएनजी, सीएनजी का प्रधान कंपोनेंट यानी सीएनजी में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होता है गैस? तो इसमें देखिए आपको सीएनजी में कौन गैस होता है, आपको मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और आपको कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर कोई पूछे कि सीएनजी का फुल फॉर्म कितना होता क्या होता है, तो COMPRESSED कंप्रेस्ड और नेचुरल NATURAL नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो सीएनजी में होता क्या है, तो सीएनजी में जनरली जो सबसे ज्यादा होता है मीथेन होता है। अगर मीथेन ऑप्शन में नहीं रहे तो इथेन भी आप मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में इथेन नहीं है। ठीक है, तो मीथेन हो जाएगा। अगर देखिए मीथेन कहाँ कहाँ होता है, अगर पूछे कोई कि मीथेन कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए अगर जो मवेशी होती है, जो कैटल्स होती है, मवेशी होती है, उसके जुगाली में भी होता है और धान का खेत में भी होता है। ठीक है, और कोयले की खान में भी होती है, कोयला की खान में भी होता है। यहाँ यहाँ मीथेन होता है। और मीथेन आपको, ये आपको क्या बोलते हैं, नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत खतरनाक गैस है। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो मीथेन भी होता है उसमें। एक चीज याद रखिएगा, जो घर में जो हम एलपीजी यूज करते हैं, घर में जो हम एलपीजी एल जो एल पी जी होता है, उसमें आपको ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है बाबू?
ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, संविधान में कितनी भाषा है। इसके पहले मैंने चर्चा करा भी दिया है, जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिलता है, तो संविधान में जो वर्णित भाषा होती है 22 भाषा और प्लस अंग्रेजी के लिए देता है, इन 23 भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है संविधान में कितनी भाषा की चर्चा है, तो देख लेते हैं। देखिए, संविधान में जब संविधान बन के तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हो गया था, तो उस समय उसमें 14 भाषा थी। कितने थी, 14 भाषा थी। देयर आर 14 लैंग्वेज, यानी कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी, 14 भाषा थी। लेकिन 1966 में, कब, 1966 में भाषा जुट गया सिंधी। कौन जुटा बाबू, सिंधी। ठीक है, फिर आपको जुटा 1992 में जुटा 3 भाषा। तो ये क्या होगा, 14 1, 14 3, 14 4 कितना हुआ, 18, और फिर 2003 में जुटा आपको 4। तो यानी 14 और 8 कितना हो गया, संविधान में कोई 22 को भाषा था। सबसे पहले संविधान में कौन सी भाषा जुटी गई थी, तो क्या गए, सिंधी भाषा जुटी गई थी 67 में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि सिंधी भाषा, जो ये सिंधी भाषा है, किस संविधान संशोधन के जुड़ा था, तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी जुटा था। उसके बाद आपको सिंधी जुटा था, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था। तो 21वें संविधान संशोधन में सिंधी, आपको नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन में। फिर आपको 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, बोरो और डोगरी जोड़ी गई, यानी कि मूल रूप से 14 और प्लस 8 22। एक और चीज याद रखिएगा यहाँ कि संविधान में 14 को भाषा थी, उसकी चर्चा, चाहे वर्तमान में 22 को भाषा है, उसकी चर्चा संविधान के किस भाग में, किस अनुसूची में है, तो आपको 8वीं अनुसूची में याद रखिए। कौन सी, 8वीं अनुसूची। नेक्स्ट बढ़ते हैं, संविधान में कितनी भाषा की चर्चा है, तो 22 में। देखिए क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर रहता कि संविधान में मूल संविधान में कितनी भाषा थी, तब आंसर हो जाता 14। ठीक है, अगर कमेंट करके जवाब दीजिए तो आप लोग बताइए, तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर स्पीकिंग लैंग्वेज कौन है वर्ल्ड में, आप कमेंट करके जवाब दीजिए। आज तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आगे आइए। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, इसमें बहुत डाउट होता है, अब बहुत लोग गलती भी करता है, स्लाइटली मिस्टेक करता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना या IMF, वर्ल्ड बैंक या IMF की स्थापना, चाहे आपको वर्ल्ड बैंक की स्थापना, ये दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 1944 में हुई थी। अब काम करना कब स्टार्ट कर दिया है, यानी कि फंक्शनल कब हो गया, तो 1945। तो स्थापना पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वर्ल्ड बैंक कहे, यानी कि WORLD, वर्ल्ड बैंक, या IMF, दोनों का स्थापना 1944 में। अगर पूछा जाए, अगर कोई पूछेगा कि ये जो ये बैंक है, ये किस समझौता के तहत हुआ था या किस सम्मेलन के तहत हुआ था, तो बताइएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ये सब स्थापना हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा आंसर 1944। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़िए, 1944, आगे बढ़िए। इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं, हाउ मेनी जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट। तो देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है। कितनी होती है बाबू, 15 होती है। याद रखिएगा 15 इंटरनेशनल कोर्ट में एक 15 होता है, एक 9 होता है इसका आंसर। तो देखिए 15 जज होते हैं, कितने जज होते हैं बाबू,
15 जज होते हैं। अब 15 जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 साल होता है, याद रखिएगा। 15 जज होते हैं और 15 जज का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल होता है। यानी एक जज 9 साल तक करेगा। ये सब कंटिनेंट से होते हैं। आपको एशिया से भी 3 गो होते हैं, आपको एशिया से, अफ्रीका से भी होते हैं 2 गो, आपको यूरोप से, पूर्वी यूरोप से आपको 2 होते हैं, पश्चिमी यूरोप से 2 होते हैं, कैरिबियन कंट्री से और उत्तरी अमेरिका से 3 होते हैं। ऐसे ऐसे कर कर आपको 15 जज की नियुक्ति यूरोप, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप को डिवाइड किया गया है। तो 15 जज होते हैं। अब 15 जज का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल होता है। ये इंटरनेशनल कोर्ट होता क्या है, तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, चाहे था क्या, अभी भी है, संयुक्त राष्ट्र जिसको बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ का स्थापना होता है आपको 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 का स्थापना होता है। तो यूएनओ को 6 गो अंग हैं, जिसमें से सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट, न्याय परिषद और आर्थिक सामाजिक परिषद। उसी में इंटरनेशनल कोर्ट भी एक संगठन है। अब जितने भी 5 इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर जितने भी 5 इसके जो कंपोनेंट अंग होते हैं, यानी कि उस सब का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है, बशर्ते कि इंटरनेशनल कोर्ट को छोड़कर। इसका मुख्यालय है द हेग, यानी कि नीदरलैंड में। कहाँ है बाबू, नीदरलैंड। ये नीदरलैंड किसको बोलते हैं, हॉलैंड को ही बोलते हैं, ठीक है। ये बेल्जियम के पूर्व में है नीदरलैंड। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आपको बेल्जियम द हेग में, नीदरलैंड द हेग में। अब सबका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सबका हेड क्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। जितने भी, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क से छोड़कर अलग है। तो सबका हेड क्वार्टर, यानी कि आपको सुरक्षा परिषद का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, महासभा का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, आपको सचिवालय का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, आर्थिक सामाजिक परिषद का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, न्याय परिषद का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। केवल संयुक्त राष्ट्र के जो एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट, उसका हेड क्वार्टर हेग है। एक बार नहीं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में ऐसे भी एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ छूट रहा था, हम बता रहे हैं आप लोग इस चीज को। एक बार पूछा हुआ है, एसएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको इंटरनेशनल कोर्ट में भारतीय कितने लोग रहे हैं, माने कितने भारत के लोग इसमें सब रहे हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले आपको बेनेगल नरसिंह राव थे, जो बीएन राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे भारत सरकार का, माने उस समय संविधान का। उसके बाद नरेंद्र सिंह थे, उसके बाद रघुनाथ राव थे, और लास्ट में अभी कौन है, जिनका नाम है आपको नगेंद्र सिंह नहीं, आपको उनका भी नाम बहुत है, जो एक केस में, कुलभूषण जाधव केस में ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनेशनल कोर्ट में लड़े थे, ठीक है। तो भारत के 5 जज दो अभी तक रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। मानव चंद्रमा पर कदम रखा। मानव चंद्रमा पर कदम कब रखा है, 1957, 1953, 1969, 1949। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1966 में, ये इरेज नहीं हो रहा है यहाँ से, हाँ ठीक। सबसे पहले तो 1969 में आपको नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में कौन गया था, 1969 में, 1969 में क्या नाम था उनका, नील आर्मस्ट्रांग ने। और इनका एक और नाम था, एक और आदमी था इनका साथ है, एडविन। याद रखिएगा, एक बार पूछा हुआ है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे, तो एडविन याद रखिएगा, एडविन एल्ड्रिन। अक्सर लोग क्या होता है कि नील आर्मस्ट्रांग को याद कर लेता है, इनका याद नहीं करता है। तो एक बार इनसे पूछा हुआ है कि एडविन एल्ड्रिन। और आपको याद रखिएगा, देखिए एक चीज क्लू बता रहे हैं आपको यहाँ, एक मिनट देखिए,
चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखे थे आपको नील आर्मस्ट्रांग और एडविन। और देखिए अगर पूछे जाए कि भारत अपना पहला उपग्रह, चाहे विश्व में कौन पहला देश था जो अपना पहला सैटेलाइट बनाया था, तो रसिया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, रसिया होगा। इसमें क्लू है, अगर सबसे पहले कौन अपना कृत्रिम उपग्रह बनाया था, तो इसका आपको स्पुतनिक 1 जो था 1900 आपको 75 सॉरी 57 में, कब 1900, थोड़ा गलती लिखा गया है, 1957 में सबसे पहले रसिया ने अपना स्पुतनिक उपग्रह बनाया। अब भारत कब बनाया, तो 1957 का उल्टा कर दीजिए, माने 57 का उल्टा कर दीजिए, 1975 में भारत बनाया था अपना, रसिया बनाया था। ये कब बनाया, ये रूस अपना प्रथम उपग्रह बनाया, आई बताया भारत बनाया। तो भारत का नाम क्या था, आर्यभट्ट, क्या नाम था, आर्यभट्ट। और रूस का नाम क्या था, स्पुतनिक, ठीक है, स्पुतनिक नाम से कोरोना का वैक्सीन भी लाया था रसिया, ठीक है, इसी नाम पर स्पुतनिक। तो याद रखिएगा ये 1969। एक और चीज, एक और चीज देखिए, देखिए चंद्रमा पर, माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी भारत की तरफ से, वो लेडीज जो थी सिक्किम वाली, उत्तराखंड की, बैछेंद्री पाल, क्या नाम था उनका, बैछेंद्री पाल। बैछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी बैछेंद्री पाल। ये 1984 में चढ़ी थी। ये क्यों बता रहे हैं हम, ये समझिएगा इस चीज को। 1984 में भारत में माने दो काम बहुत जबरदस्त, माने बहुत हिस्टोरिकल काम हुआ। एक तो 1984 में हुआ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बैछेंद्री पाल बनी, और 1984 में ही अंतरिक्ष का सफर करने वाले पहला भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा, 1984 में ही। तो 1984 में दो काम होता है, एक बैछेंद्री पाल चढ़ते, हिस्टोरिकल काम, बैछेंद्री पाल आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, और 1984 में ही अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले या ऊपर जाने वाले, अंतरिक्ष में गमन करने वाले जो पहला भारतीय व्यक्ति थे उनका नाम था राकेश शर्मा। तो याद रखिएगा, आगे बढ़िए। कथकली किस राज्य की, यहां लिखना चाहिए, किस राज्य की, किस राज्य का नृत्य है। देखिए, देखिए जो भारत में जो ना संगीत नाटक अकादमी ने बोला है कि भारत में 8 गो क्लासिकल डांस है, क्या है, क्लासिकल डांस, इसको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्या नृत्य बाबू, शास्त्रीय नृत्य। देयर आर 8 क्लासिकल डांस एग्जिस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। कोई कोई अच्छा कोई बोलता है, जैसे कि जो क्या बोलते हैं, इंडियन जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसको 8 बोलता है, 6 को भी जोड़ता है, और आपको यक्षगान को जोड़ता है, यक्षगान जो कर्नाटक का है। तो 8 गो शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा, 8 गो शास्त्रीय नृत्य है, और 6 गो शास्त्रीय डांस, शास्त्रीय भाषा है, याद रखिएगा। There are 6 classical language in India and there are 8 classical dance in India। 6 शास्त्रीय भाषा है और 6 शास्त्रीय नृत्य है। तो कौन कौन नृत्य है, जैसे इस आपको इसी से चलते हैं। पहले कथकली, तो कथकली केरल में है, कथकली हुआ, कथक हुआ उत्तर भारत में जो है, भारतनाट्यम हुआ जो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसी प्रकार का आपको 6 गो क्लासिकल आपको डांस है, आपको आपको सत्रिया है जो आपको बंगाल असम में है, फिर आपको मणिपुरी है जो मणिपुरी में है। तो इतने क्लासिकल डांस है भारत में, 8 गो क्लासिकल डांस है, ठीक है। और क्लासिकल भाषा को है 6 गो, जिसमें आपको आपको संस्कृत है क्लासिकल भाषा में, आपको मलयालम है, आपको तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, ये सब भाषा है। तो 6 गो शास्त्रीय भाषा है, 6 गो शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको ऐसे भी जानता है, आंध्र प्रदेश में है कुचिपुड़ी, कथकली केरल में है, तमिलनाडु में भारतनाट्यम है, असम में सत्रिया है। लिख देते हैं यहाँ, देखिए असम में जो क्लासिकल डांस है उसको बोलते हैं, एक मिनट, सत्रिया। तमिलनाडु में है उसको बोलते हैं भारतनाट्यम, केरल में है उस वही कथकली, कथकली, मोहिनी अट्टम भी है इसमें, मोहिनी अट्टम भी है, और आंध्र प्रदेश में है आपको कुचिपुड़ी, ठीक है। आगे बढ़िए। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस देश का
है। तो देखिए अभी 2023 के रिपोर्ट के अनुसार 2023 के यूएनओ का एक रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको जारी किया है अभी जस्ट 13 या 14 तारीख को, 14 नहीं 15 या 17 अप्रैल को जारी किया है कि भारत वर्ल्ड विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया किसका, भारत का हो गया। यानी भारत 1950 से लेकर 2023 तक अप्रैल तक फर्स्ट स्थान चीन बनाया हुआ था। ठीक है, यानी कि चीन को पछाड़ कर हम लोग 2023 में भारत की जनसंख्या इससे 29 या 30 लाख ज्यादा हो गई है चाइना से हम लोग भारत। और यही नहीं ये 2023 में विश्व की जनसंख्या 8 अरब पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है बाबू, 8 अरब, 8 अरब हो गई है। और आपको इसका भारत का पॉपुलेशन हो गया 1 अरब 42 करोड़, 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख, और उसका है 1 अरब 42 लाख, आपको 1 अरब 42 करोड़, उसका आपको 28-29 लाख हो गया। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, बता देते हैं वो अभी नया नया लेटेस्ट करंट न्यूज भी है ये, स्टैटिक बोलिए या करंट बोलिए, याद रखिएगा कि विश्व में अब चाइना को हम लोग हटाकर बीट कर दिए हैं, और अब चाइना के बाद स्थान किसका हो गया है, भारत का हम लोग का हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। जनसंख्या में सबसे बड़ा, यह जनसंख्या में सबसे बड़ा है भारत, उसके बाद हो गया है चीन, एक मिनट, चीन, उसके बाद हो गया है अमेरिका। तो इसका ट्रिक है ICU, ICU जानते हैं ना, तो I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, U फॉर अमेरिका, फिर इसका I फॉर इंडोनेशिया और P फॉर पाकिस्तान। ठीक है, तो ICU याद रखिएगा, ICU। तो सबसे जनसंख्या इंडिया का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद अमेरिका का। ठीक है, ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ्रंट, ये यूएनओ के एक कंपोनेंट है जिसके अनुसार ये कहा गया है। और याद रखिएगा 2023 में पूरा विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई है, 8 अरब, और वर्ल्ड का पॉपुलेशन हो गया है 8 अरब, और वर्ल्ड का एरिया है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, एरिया पॉपुलेशन है 8 अरब, पॉपुलेशन 8 अरब और एरिया है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है, ये 1949, 1934, 1935, 1959। तो रिजर्व बैंक की स्थापना देखिए 1934 में एक्ट आया था, उसके तहत 1935 में ये स्थापना हुआ था किसका, आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई है। ठीक है, अगर पूछेगा आरबीआई की राष्ट्रीयकरण, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुई थी। ठीक है, तो 1949 में क्या हुई थी, इसका नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुई थी। अगर कोई पूछे 1969 में क्या हुई थी, आरबीआई के नहीं, बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 में क्या हुई थी, 1935 में एक एक्ट आई थी। फिर 1949 में क्या हुई थी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1935। एक चीज और याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना किस आयोग के तहत, किस आयोग के तहत होगा, तो याद रखिएगा हिल्टन यंग कमीशन, इसी के तहत आरबीआई का स्थापना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, तो वेल्थ ऑफ नेशन ये थे एडम स्मिथ। कौन लिखे थे, एडम स्मिथ। ये आपको एक रिपब्लिक किताब लिखे थे, शेक्सपियर का ये बहुत सारा किताब है, आपको इंग्लिश में लिखे हैं शेक्सपियर बहुत सारा किताब। हिटलर भी माई कैफे लिखे हैं,
माई कैफे, कैफे, माई कैफे, ठीक है, शेक्सपियर भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को याद रखिएगा। और अस्तु एक रिपब्लिक किताब लिखा था, ये लिखा था रिपब्लिक, अरस्तु लिखा था। और आपको एडम स्मिथ, एडम, अरस्तु को और भी क्या बोल सकते हैं? अरस्तु को विज्ञान का पिता भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? विज्ञान का पिता। नहीं तो आपको इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, जीव विज्ञान के भी पिता थे, विज्ञान के भी पिता थे, जीव विज्ञान के भी पिता थे, और प्राणी विज्ञान के भी पिता थे अरस्तु, ठीक है। तो ये सब, ये तीन चार का पिता थे। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ आपको जूलॉजी, ये सब थे अरस्तु। वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा था? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के पिता भी थे ये, अर्थशास्त्र के पिता। आगे बढ़िए। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो चुकी है, 11 थी, एक बढ़ गया है। तो महारत्न कंपनी क्या होती है? यानी कि बहुत वैसे पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम, वैसे सार्वजनिक उपक्रम जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होते हैं, जो प्रॉफिट बहुत ज्यादा उसका एक वैल्यू होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5,000, उसका क्या उसका कंडीशन होता है कि बहुत सारे प्रॉफिट में होता है, उस प्रकार की कंपनी के महारत्न कंपनी बताए। तो 3 प्रकार की कंपनी का डिवीजन, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनीरत्न कंपनी। तो 12 को है, तो इसका SONI, सोनी जी, BBC, यानी कि सेल, ONGC, NTPC, IOC, गेल, BPCL, आपको भारत भेल, कोल इंडिया, पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड और हाउसिंग, यानी कि इतने तरह के भारत में 12 गो है ये महारत्न कंपनी। तो 3 प्रकार 4 प्रकार के इस प्रकार के इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो 12 गो महारत्न कंपनियां भारत में अभी वर्तमान में है। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? ये भी करंट का क्वेश्चन है। देखिए, था तो पहले 10 गो, ठीक है, लेकिन अभी पर इलेक्शन कमीशन ने 8 गो या 10 गो हो गया था, तो अभी इसको क्लासिफिकेशन करके कुछ कंडीशन बनाकर 6 गो बना दिया है। तो कौन कौन है? एक है बीजेपी, एक है आपको INC कांग्रेस, उसके बाद है आपको मायावती वाला BSP, फिर 4 है CPI, CPI 2 गो है, तो CPI M हुआ है, L नहीं हुआ है, CPI M यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, एक था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और लेनिन, ML था। और 5 है आपको नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, और छठा अभी जस्ट बना है 23 में आम आदमी पार्टी, ठीक है, जिसकी स्थापना 12 में हुई थी। तो सबसे इसमें है आपको बीजेपी, याद रखिएगा, देयर आर 6 नेशनल पार्टी इन इंडिया। तो बीजेपी है, कांग्रेस है, BSP है, मायावती है, CPI M है, NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, किताब छाप इसका सिंबल है, ये पूछा भी है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि कौन कौन बनता है। तो देखिएगा, इसमें बहुत सारा 4 गो है, 3 गो इसका करेक्टर, 3-4 गो फीचर है कि आपको किसी राज्य में नहीं, माने किसी 4 राज्य में उसको स्टेट लेवल का पार्टी का दर्जा होना चाहिए, किसी माने इसी आधार पर बना है ये, इसी आधार पर NPP भी बना था। और दूसरा का इसमें है, या ये तो ये रहे और नहीं तो ये रहे, आपको तीन विभिन्न राज्यों में उसका जो वोटिंग होता है, वैध मतों का 2% वोट उसको मिलना चाहिए, ठीक है। एक और है कि आपको 4 विभिन्न राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में वैध मतों का उसका 6% वोट मिलना चाहिए, ठीक है। और आपको 6% वोट मिलना चाहिए, और 4 गो आपको सांसद भी जीतना चाहिए। तो 1 2 3 4, यानी एक 3 गो फीचर है इसका, 3 गो कंडीशन है, फीचर क्या कंडीशन है जिसके तहत आपको, तो अभी कहा 6 गो नेशनल पार्टी है, कौन कौन? बीजेपी,
मोदी जी INC कांग्रेस, राहुल गांधी बोल रहे हैं इसलिए कि आप समझिए, ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है। BSP बहुजन समाज पार्टी, मायावती हाथी छाप, और CPI-M कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, M यानी कि मार्क्सवादी, और NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी, यानी भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टी है। आगे बढ़िए, ग्राम पंचायत की स्थापना किस आर्टिकल में है? तो देखिए, ग्राम पंचायत की स्थापना तो अनुच्छेद 40 में है, ठीक है, जिसमें आपको DPSP की चर्चा है, DPSC में ही है। आपको 51 अगर पूछे, 21 में क्या है, तो ये तो आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। 17 में क्या है, आपको छुआछूत, क्या है, छुआछूत की मनाही यानी अनटचेबिलिटी। 51 में क्या है, आपको संबंध की चर्चा है, रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें समझते हैं आपको कि देखिए, अगर पूछे संविधान में पंचायत का गठन या पंचायत की चर्चा कहां कहां है, पंचायत की चर्चा कहां कहां है संविधान में। तो अगर पूछेगा भाग माने किस भाग में है, तो भाग 9 में है, भाग 9 में पंचायत है। अगर पूछे कि किस अनुच्छेद में है, तो अगर अनुच्छेद पूछे, एक मिनट, अगर अनुच्छेद पूछे तो 40 भी होगा और 243 भी होगा। अगर भाग पूछे, सॉरी, यह भाग नहीं, एक मिनट, भाग नहीं यार, ये आपको अनुसूची पूछे तो 11। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा अगर भाग पूछे किस भाग में है, तो 9 में, किस अनुच्छेद में है, तो 40 भी होगा, 243 भी होगा। 40 कब होगा भाई, 40 इसलिए होगा कि आपको DPSP की चर्चा 36 से लेकर 51 है, तो 36 से 51 में चर्चा है। फिर आपको भाग जो आप हम 9 पढ़े, अनुसूची 11 पढ़ेंगे, उसके पहले आपको पढ़ते हैं DP, तो उसमें आपको इसी में चर्चा है, भाग 9 वाला में, ठीक है। भाग 9 जब बढ़िएगा तो 244 के बाद जो होगा 243। आगे बढ़िए, तो कहाँ का है, भाग 9 अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11। कब लागू हुआ है, तो आपको 24 अप्रैल 1973 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया। बाद में चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़िए। 22 अप्रैल को किस दिवस के लिए जाना जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, कमेंट का जवाब दीजिए। 22 अप्रैल को क्या मनता है, देखिए 22 अप्रैल को अभी है, तो इसमें क्या है, आपको 22 अप्रैल को आपको है विश्व अर्थ दिवस, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस। क्या है, पृथ्वी दिवस, ठीक है। अब देखिए, याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस, कौन दिवस बाबू, जल दिवस। अगर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को और भी दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस, ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस। 22, देखिए कैसे याद कीजिएगा, पृथ्वी के अंदर सबसे नीचे क्या है, पानी है, तो मार्च में आपको 22 मार्च को पहले पानी होगा, अब मार्च पानी के ऊपर आएगा तो पृथ्वी होगा, अब पृथ्वी के सबसे ऊपर जाइएगा तो क्या होगा, बायोडायवर्सिटी होगा। तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को बायोडायवर्सिटी डे। तो क्या होता है बाय, अब थोड़ा सा समझते हैं। तो 22 अप्रैल को है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और बायोडायवर्सिटी, ये मार्च, देखिए ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई। अब पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को, याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, भारत में कितने रामसर साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द माने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द सेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको समझिए। ऐसे तो है 75 गो, ठीक है, लेकिन रामसर साइट होता क्या है। देखिए रामसर साइट, इसी को रामसर तो एक जगह का नाम है, ईरान में है। ईरान में एक शहर है रामसर, वहीं आपको विश्व के विभिन्न नेताओं ने, आपको विश्व के प्रभावी देश के नेताओं ने
1971 में 1971 में रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में एक कन्वेंशन किए कि विश्व में जितने भी दलदली भूमि है, कौन भूमि, दलदली भूमि है, उसी को दलदली भूमि को क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि को संरक्षण करने के लिए आपको एक कन्वेंशन, एक समझौता हुआ। ये समझौता 1971 में लोग बैठा और 1973 में कन्वेंशन लागू हो गया कि विश्व में जितने भी दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, उसको बचाने के लिए संकल्प किया जाए। ठीक है, तो विश्व के सब लोग पार्टिसिपेट होने लगे, भारत में आया। तो भारत 1982 में इस कन्वेंशन का हिस्सा बना। भारत कब बना, 1982 में। ये कन्वेंशन बैठक कब हुआ था, 71 में। कहा हुआ था, ईरान के शहर रामसर में, इसलिए रामसर साइट बोलते हैं। अगर रामसर साइट नहीं लिखा रहेगा तो इसका लिखा रहेगा आर्द्र भूमि स्थल। क्या लिखा रहेगा, आर्द्र भूमि स्थल। आर्द्र भूमि वेटलैंड इंग्लिश से बोलते हैं, वेटलैंड, यानी कि वैसी भूमि जहां ना पूरी तरह से पानी है ना पूरी तरह से सूखा, यानी कि दलदली भूमि, पानी 6 मीटर के आसपास एकदम, समुद्र में भी, समुद्र का किनारा, जो बहुत ही बायोलॉजिकल यानी इकोलॉजी के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र के हिसाब से और पर्यावरण के हिसाब से बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही संरक्षित क्षेत्र होता है वेटलैंड। तो 71 में ये आए, 73 में भारत 1982 में हुआ। और पूरे भारत में 24, पूरे विश्व में 2442 गो रामसर साइट्स है। याद रखिएगा, 2424 या 2400 के आसपास रामसर साइट है, अप्रोक्सीमेटली 2400। और सबसे ज्यादा है इंग्लैंड में। देखिएगा, जितने भी पॉइंट है याद रखिएगा। अगर पूछे कि विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां है, तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है 175 गो रामसर साइट। अब भारत में कितना है, 75 गो। अगर पूछे भारत में सबसे ज्यादा कहां है, तो भारत में 14 को है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन है भाई, तो वही आपको सुंदरबन की डेल्टा। सबसे छोटा रामसर साइट आपको रेणुका, हिमाचल प्रदेश वाला। ये भारत का ही नहीं सबसे छोटा है, ये विश्व का सबसे छोटा रामसर साइट है, जो हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील है। अगर पूछे कि सबसे पहला साइट जो रामसर साइट में जुड़ा था, रामसर कन्वेंशन में आया था, तो ऑस्ट्रेलिया में कार्बियोन प्रायद्वीप है, सबसे पहले आया था। तो इतने चीज रामसर साइट से याद करिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं, 71 में रामसर कन्वेंशन हुआ, 73 में ये लागू हो गया, भारत 1982 में जुड़ा। सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में आपको तमिलनाडु में है, सबसे छोटा रेणुका, सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे पहला रामसर साइट जो जुटा भारत का वो चिल्का झील है। सबसे पहला रामसर साइट जुड़ने वाला विश्व में कौन साइट है, तो कार्बियोंग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। बहुत ज्यादा हो गया, इससे आपको इसको देखते रहिएगा रामसर साइट को। आगे बढ़िए, आगे बढ़े नहीं, क्वेश्चन कैसा लगा आप कमेंट करके जवाब दीजिए। और भी जो भी कंटेंट बोलिएगा, जो भी जिससे भी रिलेटेड आप बोलिएगा, स्टैटिक जीके हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, स्टैटिक जो भी क्वेश्चन बोलिएगा, हम इस कमेंट में लिख के बताइए आप कि आपको क्या पढ़ना है, करंट पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।